हेलो फ्रेंड्स, माधवी एकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। कैसा आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इंग्लिश का पेपर बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छा हुआ है और मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखा भी दिया है। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया है जो मैच हुए हैं, ठीक है। तो आप अब तो टेस्ट आपको हो गया होगा। मैंने साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सबका कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, बच्चों के कमेंट आ रहे थे, मैम आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा पेपर नहीं आएगा। सारे डाउट आपके दूर हो गए होंगे। तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लो, ठीक है। जितना मैं आपको बोली बस उस पर आप ट्रस्ट कर लो प्लीज़। एक बार आपको यकीन ना हो तो लास्ट की वीडियो देख लीजिए, मैंने प्रूफ के साथ दिखाई दी एक पेपर और एक एक क्वेश्चन मैच हुआ था। इस साल भी मैच होगा। इस वीडियो में आपको कराऊंगी ड्राइंग के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली 20 एमसीक्यू आपके मैच होंगे, ये गारंटी है, ठीक है। मैंने लास्ट ईयर भी अपलोड किए थे, एक ही वीडियो से 20 एमसीक्यू आए थे। वीडियो अपलोड भी आप उठा के देख लीजिएगा प्लेस पे जाके, ठीक है। मैं फिर से आपको ये वन शॉट रिविजन में करवा रही हूँ एक साथ, ठीक है। इतना कर लीजिएगा और आपको हाफ ईयरली, ठीक है, और आपको हाफ ईयरली, फर्स्ट टर्म और प्री बोर्ड, इनके आपको एमसीक्यू देख लेने हैं, बस कुछ भी नहीं है। इनके आपको क्वेश्चन देख लेने हैं, कुछ भी नहीं है। बाकी क्वेश्चन पेपर कैसा आता है वो भी आपको दिखा दूंगी। सेम टू सेम उठा के हर साल वही पूछा जाता है, ठीक है, अभी आपको बताऊंगी। इसके बाद आपको सारे वीडियो ऑफ एसएसटी के ही मिलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, जल रंग से चित्रण करने हेतु कौन सा कागज उपयुक्त रहता है? तो इसी में आंसर मेंशन है वॉट्समैन, ओके। सेकंड है, छह वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो इसका हो जाएगा छोटी और धुंधली दोनों, ठीक है। छह वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार निकट की वस्तु दिखाई देती हैं, तो ये बड़ी, ठीक है। पास की वस्तुएं बड़ी दिखाई देती हैं, दूर की छोटी और धुंधली। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला वाला, ठीक है, कई बार पूछा गया है। जिसमें आपको बोल दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वो आपको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। आकार के छोटे होने के प्रभाव को कहते हैं, तो रेखीय वृद्धि कहते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से कवर करेंगे, ओके। दूरी के प्रभाव से रंगों का धुंधला एवं शीतल होना कहलाता है, तो ये बात है बढ़िया, 6 कहलाता है, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा नहीं आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करो, ठीक है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय छाया एवं प्रकाश का चित्रण करना चाहिए, तो सीधे रंग से। कैसे करना चाहिए? सीधे रंग से। प्रातःकाल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? तो पीला। सायंकाल के समय किस रंग की होती है? लाल, रेड, ठीक है। मॉर्निंग में आपने देखा होगा येलो येलो रहता है और शाम को रेड हो जाता है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय प्रातःकाल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए? तो चटकीले रंग। प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय सायकाल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए? धुंधले। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। वह स्थान जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, तो ये क्षितिज कहलाता है, ओके। नेत्र तल से ऊपर का स्थान कहलाता है आकाश, ये भी पेपर में आया हुआ है, ठीक है। नेत्र तल से नीचे का स्थान धरती, ऊपर आकाश, नीचे धरती, इसलिए आप कर लेंगे। वह बिंदु जहाँ पर सारी वस्तुएं एक जगह सिमटकर हमारी आंखों से ओझल हो जाती हैं, उसे बोलते हैं दृष्टि केंद्र। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हम किसी ऊंची वस्तु पर खड़े होकर एक निश्चित दूरी तक पृथ्वी को देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती है, नीचे बनती है, ठीक है। जब हम जमीन पर बैठकर निश्चित दूरी तक देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती है ऊपर, ओके। जब हम जमीन पर खड़े होकर निश्चित दूरी तक देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती है मध्य में, तो बीच में बनती है। एक दो बार आप सुन लेंगे, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। नेत्र तल से ऊपर का भाग इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ आंसर पृष्ठभूमि। आकाश, बादल, पक्षी आदि बनाए जाते हैं पृष्ठभूमि में ही बनाए जाते हैं। नेत्र तल से नीचे का भाग कहलाता है अग्रभूमि, ये भी इंपॉर्टेंट है। जल रंग मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, अच्छे से कर लीजिएगा। जल रंग पारदर्शी होते हैं, कैसे होते हैं? पारदर्शी, कई बार पूछा गया पेपर। जो मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बोल रही हूँ वो आपको 100% अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। पोस्टर कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में ये अपारदर्शी होते हैं। जल रंग पारदर्शी होते हैं, पोस्टर कलर अपारदर्शी, ओके। सामान्य स्थिति में आकाश का रंग ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर होता है, तो गहरा नीला, ठीक है। निकट स्थित पेड़ों में कौन सा रंग प्रमुखतः भरा जाता है? तो सैप ग्रीन। दूर स्थित पहाड़ियों में कौन सा रंग भरा जाता है? तो कोबाल्ट ब्लू, ठीक है। पास में सैप ग्रीन और दूर में कोबाल्ट, तो ये हो गया। नेक्स्ट है, बैगनी रंग बनाने के लिए अल्ट्रा मैरिन ब्लू में कौन सा रंग मिलाया जाता है? तो क्रिम्सन, ठीक है। पेस्टल रंगों को चित्रों में भरने का क्रम है, ये इंपॉर्टेंट है। पहले पृष्ठभूमि, फिर अग्रभूमि, फिर मुख्य चित्र, ठीक है। पेस्टल रंगों का प्रयोग करते समय पहले भरते हैं, तो हल्के रंग भरते हैं। क्या भरते हैं? हल्के रंग, ठीक है। अभी मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगी इस तरीके से किस टाइप से क्वेश्चन आता है। आलेखन वाले एमसीक्यू आपको अच्छे से याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चारकोल क्या है? कई बार पूछा, चारकोल क्या है? कई बार पूछा गया। ये ग्रेफाइट है,
पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? अस्थाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको बोली इंपॉर्टेंट है वो आपको अच्छे से याद कर लेना। ओके। प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने माने जाते हैं? कई बार पूछा गया पेपर में, तो ये 3 माने जाते हैं। ठीक है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? बहुत सिंपल है, जिसका आधार कोण 90 डिग्री का होता है। ये भी कई बार पूछा गया। ओस्टवाल के रंग चक्कर में कितने रंग होते हैं? तो 8 होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। रेखा क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये तो कई बार पूछा गया। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? कभी अधिक हल्की पूछ लेता है, कभी अधिक काली, तो ये 2 भी है। ओके। प्राथमिक रंग द्वितीयक रंग बहुत पूछे आते हैं, आपको अच्छे से याद कर लेना है। द्वितीयक रंग कौन सा है? तो ये नारंगी है। ठीक है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इजिली आप कर लेंगे। रेनबो में कितने होते हैं? 7 होते हैं। हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? ठंडा। तभी तो आप हरियाली वगैरह देखा होगा। अगर आप हरियाली देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा आपकी आंखों को। ठीक है। तो ठंडे रंग में अगर पूछा है कौन सा है, तो हरा रंग आप कर देंगे। ठीक है। इसके बाद नीला भी होता है। तो हरा रंग नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है। ओके। लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए तो वह नारंगी हो जाएगा? तो ये पीला हो जाएगा। ठीक है। इसको तो आप करके भी दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास कलर होंगे। जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त है? वॉटमैन। कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं? मैंने आपको साइंस में याद करवाया था ना, बिबग्योर। इजिली आप कर लेंगे, भूरा नहीं है, बाकी सारे होते हैं। ठीक है। ये देखो, जिराफ ग्रुप कहाँ पाए जाते हैं? तो ये भीमबेटका गुफा में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, जो कि मध्य प्रदेश में है। अजंता किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, अजंता की किस गुहा मंदिर के मंडप की छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त होता है? तो ये 19 है। ठीक है। 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है? बाघ गुफा में। भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है? 108 अंगुल। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मोनो कलर योजना किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट आया हुआ है। मोनो कलर, मोनो का मतलब क्या होता है? एक। ट्राई का मतलब होता है 2, ट्राई का 3, तो एक रंग योजना। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकेडमी कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तटस्थ रंग कौन सा है? सफेद। एक उदासीन रंग बहुत पूछा जाता है, तो ब्लैक कलर का उदासीन है। ठीक है। वारली भित्ति चित्र किस राज्य में है? तो ये एमपी में है, हिमाचल में है। कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? तो चावंड। ये आया हुआ, एक बार आया हुआ। ठीक है। किसके शासनकाल में हमजानामा का चित्रांकन हुआ था? तो अकबर के काल में हुआ था। राजा रवि वर्मा के चित्र का बड़ा संग्रह कहाँ है? तो चित्रा आर्ट गैलरी। ठीक है। खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? एमपी में है। ये भी देखो, यहाँ पे पूछ लेगा ठंडा रंग कौन सा है। अब देखो, यहाँ पे ग्रीन कलर ऑप्शन में नहीं है, हरा रंग नहीं है, तो आप नीला करेंगे। मैंने अभी बताया था ना आपको, अगर हरा रंग ऑप्शन में होगा तो हरा करेंगे। ठीक है। ये उदासीन होता है, ध्यान रखना। बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? इंपॉर्टेंट है, औरंगाबाद में। कहाँ? औरंगाबाद में। ये भी पूछा गया है। नाम बताओ जो चित्रकार भी था। बीपी सिंह। इंपॉर्टेंट आया हुआ। ठीक है। 1-2 बार आपको ये सारे देख लेने, क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। चित्रकला किस श्रेणी में आती है? तो दृश्य देखते ही तो हम सुनते थोड़ी हैं उसको, तो दृश्य हो जाएगा। ये भी पूछा हुआ है। बोधिसत्व वज्रपाणी चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है? अजंता। चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? तो घनत्व। तो ये भी आया हुआ है क्वेश्चन। आपको प्री बोर्ड हाफ ईयरली फर्स्ट टर्म के जो मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए थे, वो भी आपको देख लेने हैं एमसीक्यू। ओके। वॉटमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है? जल माध्यम में होता है। तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है? तारपीन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है। तैल चित्रण में किस तेल का यूज होता है? तारपीन। ता से तेल, ता से तारपीन, ध्यान रखना। और इसमें जल माध्यम का। यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए थे? तो राजा रवि वर्मा ने। छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? चित्रों को उभारना। रंग में कौन सा रंग मिलाने पर टिंट का निर्माण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ ये। सफेद। ठीक है। उदासीन होता है ब्लैक, ध्यान रखना। और टिंट का निर्माण कब होता है? जब उसमें व्हाइट मिलाएंगे। देखो आ गया ना उदासीन रंग, इंपॉर्टेंट है। ब्लैक इजिली आप कर लेंगे, ध्यान रखना। आलेखन का गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, इजिली आप कर लेंगे। ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है ज्यामितीय तत्वों से होता है। ये भी पूछा गया है पेपर में। सूक्ष्म आलेखन कहलाता है तीनों का मिश्रण। ठीक है। ये भी पूछा हुआ है।
सारे क्वेश्चन ये पूछे हुए हैं। आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है, ट्रेसिंग पेपर द्वारा होती है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? तो अपारदर्शी होता है, ध्यान रखना, दोनों नहीं होते, अपारदर्शी होता है। ठीक है, पारदर्शी अपारदर्शी मैंने आपको करवा दी स्टार्टिंग में। ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होता है श्वेत श्याम रंग का, श्वेत श्याम रंग का। ओके, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अल्पना का जन्म हुआ बंगाल में हुआ है, ये भी आया हुआ है। ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग, ध्यान रखना, वहां पे मैंने भी आपको 8 बताए थे ना, जब वो मुख्य बोल देगा तब आप 4 पे टिक करेंगे। ये दोनों तरीके से पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखो, इनके अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो हरा रंग का विरोधी रंग लाल है। प्राथमिक रंग द्वितीय रंग बहुत पूछे आते हैं, प्राथमिक रंग और द्वितीय का आपको अच्छे से याद रखने। ओके, लाल, नीला, पीला, ये प्राइमरी है। ओके, रेड, ब्लू और येलो, RBY, ध्यान रखना, ऐसे कुछ भी आप ट्रिक से याद कर लो, याद रहेगा आपको। ठीक है, ये प्राथमिक रंग है तीनों। हरे रंग का विरोधी रंग इजिली आप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी इसका आंसर यही था। नारंगी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है, मतलब किन दो रंगों को मिलाने से नारंगी रंग बनता है? तो ये रेड और येलो, लाल और पीला। ठीक है, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? अभी मैंने आपको बताया 3 होते हैं। गर्म रंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, कौन सा खनिज रंग नहीं है? एक्रेलिक नहीं है, बाकी ये सारे खनिज रंग हैं। रंग के गुण कितने होते हैं? 3 होते हैं। नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग मिलता है? इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए ना आपको, तो ये तो आप वहीं पे ट्राई करके देख लेना। अगर आप भूल जाए तो आप मिलाएंगे, वो आपको पता चल जाएगा कौन सा रंग है। ये तो आप वहीं पे करके देख लीजिएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आए, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप करके देख लीजिएगा वहीं पे लाइव, आपके पास कलर होंगे ही, मिला के देख लेना, मिल जाएगा। ठीक है, काले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? हरे का लाल होता है, काले का सफ़ेद होता है। ब्लैक वाइट, ऐसे आप ध्यान रखना अपोजिट से। इस टाइप से क्वेश्चन जरूर आता है, किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती है? तो H। लाल रंग का विरोधी, जब हरे का लाल है तो लाल का हरा होगा। ओके, बैंगनी रंग किन से मिलके बनता है? तो इजीली आप कर लेंगे, लाल नीला। गुलाबी रंग किससे मिलकर बनता है? लाल सफ़ेद। इस टाइप के क्वेश्चन तो आप वहीं बना लेंगे इजीली। ठीक है, अगर आप भूल जाए तो। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? बस उसमें टाइम थोड़ा लगेगा, इसलिए आपको याद हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? नीला, पीला, नीला। सफ़ेद रंग का विरोधी रंग काला। ये विरोधी रंग आपको ध्यान से याद रखने, विरोधी रंग बहुत पूछे आते हैं ना। हरा रंग के रंगों के मिश्रण से बनता है नीला और पीला। कला शब्द किस भाषा का? इंपोर्टेंट है, संस्कृत। चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं? 6। ओके, 10 रंग कितने होते हैं? 3। बैंगनी रंग का विरोधी रंग धानी या हल्का हरा। ओके, विरोधी रंग आपको अच्छे से याद रखने हैं। काला का सफ़ेद होता है, हरे का लाल होता है, नीला का पीला होता है। आ गया ना? कैसे भी बोल दे, विरोधी बोल दे या फिर समीपस्थ रंग बोल दे, आंसर वही रहेगा। ये हैं प्राविधिक कला के MCQ। अगर आप ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको इसी के क्वेश्चन करने होंगे। अभी मैं आपको पैटर्न दिखाऊंगी, ठीक है, किस टाइप से आएगा, तो आप देख लीजिएगा। वह सरल रेखा जो किसी वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु को मात्र स्पर्श करती है, काटती नहीं, केवल स्पर्श करती है, क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। वृत्त की परिधि के जिस बिंदु पर स्पर्श रेखाएं वृत्त को स्पर्श करती हुई जाती हैं, क्या कहलाती है? स्पर्श बिंदु। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, वह अनिश्चित लंबाई की सीधी रेखा जो वृत्त को 2 बिंदु पर काटती है, छेदक रेखा कहलाती है। अगर आपके पास मैथ है तो आपको ये क्वेश्चन इजीली आ जाएंगे। ठीक है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर उठाया गया लंब सदैव वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। किसी वृत्त के बाहर बिंदु से, देखो मैथ में आया हुआ था, कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? 2। ये MCQ में आया हुआ था। मैथ यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, यहाँ पे बाहर दिए बिंदु से, यही वाला पेपर में आया था मैथ के बोर्ड पेपर में, यहाँ पे बोल दिया परिधि पर दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 होगा, समझ गए ना? आप कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखेंगे, ध्यान रखना पेपर में। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने पर स्पर्श रेखा के साथ वृत्त की त्रिज्या कितने अंश का कोण बनाती है? 90। व्यास और परिधि का अनुपात कितना होता है? पाई का मान 22/7। ध्यान रखना है ना। केंद्र से समान दूरी पर चलने वाले किसी बिंदु पथ से घिरी हुई आकृति वृत्त कहलाती है। ये सारे इंपोर्टेंट है, ये आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा रहता है उससे बोलते हैं परिधि, आया हुआ क्वेश्चन ये भी। जिस बिंदु से किसी वृत्त की रचना की जाती है उसे कहते हैं केंद्र। वह सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसके दोनों सिरे वृत्त की परिधि पर होते हैं, व्यास कहलाता है।
इंपॉर्टेंट है ना। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वृत्त का वह भाग जो एक चाप और 2 अर्धव्यासों से घिरा होता है दैत्रिज्य कहलाता है। ओके। वृत्त का अर्धभाग क्या कहलाता है? अर्धवृत्त कहलाता है। इंपॉर्टेंट ये आया हुआ क्वेश्चन है। वृत्त का चतुर्थ भाग कहलाता है वृत्तपाद, ठीक है। और परिधि का कोई भाग क्या कहलाता है? चाप, ठीक है। किसी वृत्त में कितने केंद्र हो सकते हैं? एक। किसी वृत्त में एक ही केंद्र हो सकता है, ये हो गया। जब किसी क्षेत्र के सभी शीर्ष किसी अन्य क्षेत्र की भुजाओं पर अथवा शीर्षों पर होते हैं तो उस क्षेत्र को अन्य क्षेत्र का कहा जाता है, अंतर्गत कहा जाता है, ठीक है। जब किसी क्षेत्र की सभी भुजाएं किसी अन्य क्षेत्र की भुजाओं को स्पर्श करती हों अथवा आकृति पर पड़ते हो शीर्ष तो उस क्षेत्र को अन्य क्षेत्र के परिगत कहा जाता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक नज़र आपको देख लेना है क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। किसी आकृति को बाह्य स्पर्श करता हुआ ऐसा वृत्त जो किसी आकृति की 2 भुजाओं को बढ़ाने पर उन्हें भी स्पर्श करता हो तो वो क्या कहलाता है? बहिर्गत। ओके। एक वृत्त के अंतर्गत केवल उसी चतुर्भुज की रचना हो सकती है जिसके सम्मुख कोण का योग समकोण होता है। मैं आपको सुपर फास्ट रिविजन करवा रही हूँ जिससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि अभी आपको एसएसटी की भी तैयारी करनी है और मुझे भी वीडियो की पूरी तैयारी करनी है, उसको क्वेश्चन बनाने हैं, बहुत टाइम लग जाता है एक वीडियो को बनाने में। इसके बाद आपको एसएसटी के ही मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे मिलेंगे। क्वेश्चन तो मैंने बता दिए इंपॉर्टेंट, आप देख लीजिएगा प्लेस पे जाके। मैप के क्वेश्चन भी मैंने करवा रखे हैं, फिर से आपका रिवीजन मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा, ठीक है। कल से आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। जब कोई वृत्त किसी क्षेत्र के अंतर्गत खींचा जाता है तो वह क्षेत्र की प्रत्येक को स्पर्श करता है भुजा को। किसी बहिर्गत वृत्त का केंद्र कहलाता है वही केंद्र। किसी भी क्षेत्र की सीमाओं द्वारा जो स्थान घेरा जाता है उसे कहते हैं क्षेत्रफल। ये इंपॉर्टेंट है, आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई अपॉन 2 आया हुआ भी है। ये वर्ग का क्षेत्रफल इजिली आप कर लेंगे, ये तो फॉर्मूले अगर आपके पास मैथ है। भुजा इंटू भुजा था ना, भुजा का स्क्वायर, वर्ग का परिमाप, ये सारे आपको आते होंगे। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, वृत्त का क्षेत्रफल पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर, तो वही है त्रिज्या का स्क्वायर, हिंदी में लिख दिया गया और क्या है, कुछ भी नहीं। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ओके। त्रिभुज की कोई माध्यिका उसके 2 भागों में विभाजित करती है और वे भाग क्षेत्रफल में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से किस प्रकार का चतुर्भुज बनता है? समानांतर। आलेखन एक प्रकार का अलंकार है जो कि वस्तु में समावेश करता है सौंदर्य का, ठीक है। और ये किसका? आलेखन का भी गुणता ध्यान रखना है ना, ऐसे आप कोरिलेट कर लिया करो। वह आलेखन जिसमें ज्यामितीय आकारों का प्रयोग किया जाता है कहलाता है ज्यामितीय आलेखन। इसलिए आप कर लेंगे, तो उसी में मिल गया। ऐसे ज्यामितीय आलेखन जो किसी वस्तु के समस्त धरातल को सजाने के लिए बनाए जाते हैं सर्वांग आलेखन कहलाते हैं। ओके। ज्यामितीय आलेखन की रचना का आधार है रेखाएं। ज्यामितीय आलेखन में रेखाओं को गहरा करने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग करते हैं? 2B। ये ध्यान रखना, इस टाइप से क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, हल्का गहरा, ये आपको ध्यान रखना कौन सी पेंसिल यूज होती है ना। ये फिर से आ गया, ज्यामितीय आलेखन का निर्माण ज्यामितीय तत्वों से होता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होते हैं श्वेत श्याम रंग। अल्पना का जन्म हुआ, फिर से आ गया, बंगाल में, ये भी पेपर में आया हुआ है। साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं? 2। विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं? 3। विकर्ण पर 3 है और साधारण मापनी पर 2 है। ये भी निरूपक भिन्न का अंश सदैव रखा जाता है 1, ये भी इंपॉर्टेंट है। लाइन से चारों आपको ध्यान रखने हैं। विकर्ण मापनी द्वारा निम्नलिखित में से कितने यूनिट अंकित कर सकते हैं आप? तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। 4 वर्ग सेंटीमीटर 64 वर्ग सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है तो इसकी निरूपक भिन्न होगी 1/100। 9 वर्ग इतना करेगा तो इसका क्या आ जाएगा? 1/400। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, अच्छे से आपको याद कर लेना है। निरूपक भिन्न की इकाई ये इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी नहीं होती है। ओके। अब करेंगे स्मृति चित्रण के MCQ, ठीक है। अलग अलग पार्ट आते हैं, अभी आपको दिखाऊंगी। स्मृति के आधार पर किसी अनुभूत वस्तु को चित्रित करना क्या कहलाता है? तो स्मृति चित्रण कहलाता है। लंबे आकार की वस्तुओं को कागज पर लंबाई में चित्रित करना चाहिए, ठीक है। स्मृति चित्रण के अंतर्गत चित्र कम से कम कितना बड़ा होना चाहिए? 15 सेंटीमीटर। और ये आपको बोलेगा भी कि 15 सेंटीमीटर का बनाओ, तो आप पूरा स्केल के बराबर बनाएंगे डायग्राम पेंसिल वाला, ठीक है। जो आपको मिलेंगे ना, वैगन, गाजर, लौकी,
ये आता है ना, आम का जोड़ा बनाओ, अंगूर बनाओ, वो सब आपको 15 सेंटीमीटर की लंबाई में रखने पड़ेंगे, है ना। चित्रण को प्रभावी और आकर्षक बनाने के लिए किसकी अभिव्यक्ति आवश्यक होती है? छाया और प्रकाश दोनों की, ये भी इंपॉर्टेंट है। चित्रण में छाया प्रकाश की अभिव्यक्ति के लिए कितने नंबर की पेंसिल का प्रयोग करते हैं? 2B। ये आपको क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप से। जैसे जैसे वस्तुएं दृष्टि से दूर होती जाती हैं, धुंधली आपस में मिली हुई दिखाई पड़ती है, ये किसकी वजह से होता है? नेत्रज्या। मैंने आपको बताया था पहले भी। नेत्रज्या के कारण वृत्त को कैसा बनाया जाता है? दीर्घवृत्त। बोर तो नहीं हो रहे आप? ठीक है। पेंसिल की नोक को बारीक बनाने के लिए कितने नंबर का रेगमाल प्रयोग करना चाहिए? तो 0। रेखाएं खींचते समय पेंसिल को किसकी तरह पकड़ते हैं? पेन की तरह। शेड देते समय पेंसिल को रखते हैं क्षैतिज, ये इंपॉर्टेंट है। रेखाओं को खींचना चाहिए बाएं से दाएं। बर्तनों के मुंह अथवा तली आदि को बनाने के लिए कौन सा आकार बनाते हैं, है ना। चित्र बनाते समय हम दूर स्थित वस्तु का चित्रण कर चित्र को कागज पर इस प्रकार बनाना कि कागज की लंबाई चौड़ाई के अनुसार वह सर्वाधिक आकर्षक लगे, क्या कहलाता है? चित्र संयोजन। यदि दिया गया मॉडल अथवा वस्तु ऊंचाई में अधिक है तो कागज पर चित्र को कागज की दिशा में बनाना चाहिए। कैसी? ऊंचाई में। ठीक है। घनाकार वस्तु में कितने फलक होते हैं? 6 होते हैं। घनाकार वस्तु का उदाहरण ये। और बेलनाकार वस्तु बनाने के लिए उसकी विभिन्न स्थानों पर ऊंचाइयों और चौड़ाइयों का ज्ञात कर लेना चाहिए। क्या? अनुपात। फल और सब्जियों का चित्रण करने के लिए उसकी मोटाई तथा गोलाई को ध्यान में रखते हुए क्या खींचते हैं? वृत्त खींचते हैं। ओके। चित्र में प्रकाश और छाया का प्रयोग करने से उसमें किसका समावेश होता है? सुंदरता का होता है। प्रकाश दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करते हैं? पतली। चित्र में छाया दिखाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करते हैं? मोटी। प्रकाश दिखाएंगे तो पतली, छाया दिखाएंगे तो मोटी। ठीक है, ध्यान रखना। यदि किसी चित्र के खड़े भाग में बाईं ओर से शेड डाला गया है तो उसके ऊपरी पड़े भाग में किस दिशा से शेड डाला जाएगा? दाईं ओर से। बाएं से पड़ेगा तो दाएं से डालेंगे, है ना। चित्र में शेड का आरंभ किस पेंसिल से करना चाहिए? HB पेंसिल से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन का पैटर्न समझ लो, आपको क्या करना है। आपको जो अच्छा लगे, आपको सीनी टाइप से बनाना आता हो तो आप ये बना लीजिएगा, नहीं तो आप ये वाला करना। आपको भारतीय पुष्प की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी। गुलाब, चाहे कमल, चाहे सूरजमुखी। अगर नाम देगा फूल का तो आप वही बोलेंगे, अगर भारतीय पुष्प बोल देगा तो आप कोई भी बना दीजिएगा। ठीक है, जितना बोले। देखो 16 सेंटीमीटर वर्ग, ध्यान रखना वर्ग बोला है तो आपको चारों भुजाएं आपको बराबर ही लेनी है 16-16 की। समझ गए? ठीक है। ऐसे अगर वो वृत्त बोला तो आप सर्कल में लेंगे। अगर वो व्यास बोले जैसे कि 20 सेंटीमीटर व्यास तो आप उसका आधा कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आयत दिया है तो 20-15, तो आप इस तरीके से ये 20 हो गया, इस तरीके से यहाँ पे 15 हो गया। आयत बोलेगा तो ऐसे, वर्ग बोलेगा तो चारों भुजा बराबर, वृत्त बोलेगा तो पूरा आपको सर्कल कर देना है। व्यास बोले जैसे 20 सेंटीमीटर मैंने बोला ना, तो आपको आधा लेना है व्यास में, ध्यान रखना। आधा आधा दूरी भरेंगे आप और सर्कल कर देंगे। समझ गए? यहाँ पे 16 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, तो चारों भुजाएं आपको 16-16 लेनी है। क्लियर? या तो वृत्त देगा या फिर आयत देगा या फिर आपको वर्ग मिलेगा। ठीक है। अगर आपको प्राविधिक कला के करने हैं तो आप ये वाले करेंगे। स्मृति चित्रण तो आपको कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा। इसमें देखो छाता, किताब, संतरा, अनार, अंगूर, आम 2 पत्तियों सहित इस टाइप से मिलेंगे आपको। सुराही बनाने को जग, कप प्लेट, हॉकी। ठीक है, ऐसे आपको कुछ भी दे सकता है। बैगन, लौकी, गाजर, इस टाइप से मिलते हैं आपको। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ये क्वेश्चन ऐसे आपका सेम रहेंगे, यहाँ से ये सेम मिलेगा। बाकी MCQ मैंने आपको करवाई दिए तो कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।